आज मैं आपको क्लोरोफाइसी के थर्ड मेंबर के बारे में बताऊंगी। वो है कारा। कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन है एल्गी, क्लोरोफाइसी, कैरेल्स, कैरेसी और कारा। एल्गी और क्लोरोफाइसी के लक्षण पहले बता चुकी हूँ। अब है कैरेल्स के लक्षण। इस ऑर्डर में 7 वंश और 275 जातियाँ सम्मिलित हैं। इन्हें साधारणतः स्टोन वर्ड्स कहते हैं। कैरेल्स के विशिष्ट लक्षण: इसका थैलस ऊर्ध्व और शाखित होता है और अत्यंत संगठित मूलाभासों या राइजोइड्स एवं ऊर्ध्व शाखित अक्ष इरेक्ट ब्रांच्ड एक्सिस में विभेदित होता है। पादप दीर्घ मैक्रोस्कोपिक तथा 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब यह जो एल्गी है वो नग्न आँखों से देखी जा सकती है, तो मैक्रोस्कोपिक है। दूसरा, मुख्य अक्ष में अनेक पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का गुच्छा पाया जाता है। इनके अतिरिक्त भी मुख्य अक्ष की पर्व संधि से कुछ असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी परिवर्धित हो सकती हैं। ऐसी प्रकृति या पादप स्वभाव को इक्विसिटॉइड स्वभाव कहते हैं। जैसे इक्विसिटम के पादप में नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं, उसी प्रकार कारा में भी पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इसलिए ऐसी प्रकृति या पादप स्वभाव जो इसका थैलस है वो इक्विसिटॉइड प्रकार का होता है। कोशिकाएं काफ़ी लंबी, एक केंद्र की तथा बिंब सदृश डिस्कॉइड हरित लवकों युक्त होती है। पादप की लंबी पर्व कोशिका अधिकांश जातियों में वलकुट से आच्छादित रहती हैं। लैंगिक जनन प्रगत विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। जननांग नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। नर जननांग ग्लोब्यूल तथा स्त्री जननांग न्यूक्यूल कहलाते हैं। निषिक्तांड का अंकुरण अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि इससे प्राथमिक तंतु प्रोटोनीमा बनता है। पादप शरीर की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं। अब इसका प्राप्ति स्थान: कारा की लगभग 90 जातियाँ हैं जो अलवणीय जल या फ्रेश वाटर में जल निमग्न या सबमर्ज्ड पाई जाती हैं। यह प्राय स्थिर जल में पोखरों एवं तालाबों तथा धीमी जल धाराओं के तटों पर, कीचड़ में या रेतीली जगहों पर जल निमग्न रहती है। कारा बाल्टिका लवणीय जल में उगती है। कारा की कई जातियों में कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने से वे कठोर, चमकीली और खुरदरी हो जाती है और इसलिए इन्हें साधारणतः स्टोन वर्ड्स कहते हैं। भारत में कारा की लगभग 30 जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 6 जातियाँ विशेष क्षेत्रीय होती हैं। कुछ जातियाँ सामान्य जातियाँ हैं, कुछ अति सामान्य जातियाँ हैं, जैसे कारा जेलेनिका, कारा ब्राउनी, कारा जिम्नोपिटिस। उत्तरी भारत में कारा सर्दी में नवंबर से फरवरी बहुतायत से उगता है। अब इसकी थैलस संरचना: कारा का पादप प्रत्यक्षतया इक्विसिटम जैसा दिखाई देता है। इसकी प्रकृति इक्विसिटम नुमा होती है। कारे के पौधे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे तथा ऊर्ध्व होते हैं। पादप ऊर्ध्व शाखित अक्ष युक्त होता है जो अधः स्तर या कीचड़ में मूलाभासों द्वारा स्थित रहता है। थैलस
स्थूलदर्शीय, शाखित और बहुकोशिकीय होता है। यह मूलाभास और वायवीय अक्ष से मिलकर बना होता है। यह बहुकोशिकीय मूलाभासों द्वारा आधार से लगा रहता है। ऊपर की ओर का शाखित मुख्य अक्ष उद्र्ग होता है। बहुकोशिकीय मूलाभास शाखित होते हैं। ये मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर उत्पन्न होते हैं। पादप 3 भागों में विभेदित होता है। पहला मूलाभास, दूसरा मुख्य अक्ष और तीसरा शाखाओं में। सबसे पहले मूलाभास, ये एक पंक्तिक शाखित तिरछे पट्ट की उपस्थिति द्वारा बहुकोशिक होते हैं। मूलाभासों में तिरछे पट्ट होते हैं। मूलाभासों में पर्व और पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। मूलाभासी कोशिका के कोशिका द्रव्य के शीर्ष भाग की ओर एक केंद्रक स्थित होता है। पट्ट के स्थान पर कोशिका के छोर विपरीत दिशा में बढ़कर एक गठीला भाग बना लेते हैं। इस स्थान को, जिसे पर्व संधि मानते हैं, 4 या अधिक कोशिकाओं की एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट से मूलाभासीय शाखाएं निकलती हैं। इन्हें मूलाभासीय प्लेट या राइजोइडल प्लेट कहते हैं। मुख्य अक्ष, कारा के थैलस की मुख्य अक्ष पर्याप्त लंबी, ऊर्ध्व तथा अनिश्चित काल तक वृद्धि की क्षमता होती है। अक्ष सुस्पष्ट पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। मुख्य अक्ष छोटी पर्व संधियों और लंबे पर्वों से मिलकर बना होता है। पर्व संधियाँ और पर्व एक दूसरे से एकांतरण करते हैं। लंबा पर्व एक कोशिकीय होता है। यह अनेक वल्कुटीय तंतुओं द्वारा घिरा रहता है। पर्व संधि कोशिकाओं का एक समूह होता है। पर्व संधियों से छोटी और लंबी शाखिकाएं और अनुपर्णक स्टिपुलोड्स उत्पन्न होते हैं। वास्तव में पर्व संधियों से 4 प्रकार के उपांग उत्पन्न होते हैं। पहला सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, दूसरा असीमित वृद्धि की शाखाएं, तीसरा अनुपर्णक और चौथा वल्कुट। अब शाखाएं, कारा की मुख्य अक्ष पर 2 प्रकार की शाखाएं उत्पन्न होती है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। सीमित वृद्धि की पार्श्व शाखाएं मुख्य अक्ष की पर्व संधि के चारों ओर चक्रों में लगी रहती है। मुख्य अक्ष की पर्व संधि पर लगी छोटी शाखाओं को भी सीमित वृद्धि की प्राथमिक पार्श्व शाखा कहा जाता है। लघु पार्श्वों की पर्व संधि से द्वितीयक लघु पार्श्व उत्पन्न होते हैं। ये छोटे एक कोशिकीय होते हैं। इन्हें स्टिप्यूल्स या पत्तियां कहते हैं। 2 समीपस्थ पर्व संधियों से उत्पन्न शाखाएं परस्पर एकांतरित होती हैं। प्राथमिक पार्श्व शाखाओं की पर्व संधियों से एक कोशिक द्वितीयक पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं। जनन के समय लैंगिक जननांग सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर ही उत्पन्न होते हैं। अब असीमित वृद्धि के पार्श्व केवल मुख्य अक्ष की पर्व संधि पर ही उत्पन्न होते हैं। यह लघु पार्श्व की कक्षों में स्थित होते हैं। लघु पार्श्व से भी मुख्य अक्ष के लक्षण पाए जाते हैं। दीर्घ पार्श्वों की पर्व संधि या लघु पार्श्व उत्पन्न होते हैं, जिनकी पर्व संधियों पर अनुपर्ण या पत्तियां लगी होती है। कारा के थैलस की मुख्य अक्ष की पर्व संधि से निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के अतिरिक्त 1 या 2 शाखाएं और निकलती हैं, जिनकी वृद्धि मुख्य अक्ष की भांति अनिश्चित काल तक
होती रहती है। यह अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं निश्चित वृद्धि वाली शाखा या पर्ण की कक्ष से निकलती है, इसलिए इन्हें कक्षीय शाखाएं भी कहते हैं। इन शाखाओं की संरचना मुख्य अक्ष के समान ही होती है। तीसरा, अनुपर्णक या स्टिप्यूलोड्स। सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की आधारी पर्व संधि पर उत्पन्न एक कोशिक अतिवृद्धियों को अनुपर्णक कहते हैं। इनकी संख्या एक पर्व संधि पर भिन्न भिन्न हो सकती है। चौथा है वल्कुट या कॉर्टेक्स। पर्व संधि से उत्पन्न लंबी ऊर्ध्व कोशिकाएं जो पर्व कोशिका को घेरे रहती है, वल्कुट कोशिकाएं कहलाती हैं। एक पर्व संधि पर इनकी संख्या 6 से 20 तक हो सकती है। पर्व की आधी लंबाई एक पर्व संधि की वल्कुट कोशिकाओं से तथा शेष आधी लंबाई दूसरी क्रमिक पर्व संधि की वल्कुट कोशिकाओं से आच्छादित रहती हैं। वास्तव में एक पर्व के दोनों सिरों पर स्थित पर्व संधि कोशिकाओं से उत्पन्न वल्कुट कोशिकाएं विपरीत दिशा में वृद्धि करते हुए पर्व की लगभग मध्य लंबाई तक बढ़ती है। अब है कोशिका की संरचना। प्रत्येक कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। पर्व कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सिलिका तथा कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता रहता है। पर्व और शीर्षस्थ क्षेत्र की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं तथा इनमें सघन कणिकामय जीव द्रव्य और एक एक केंद्रक होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक पर्व की कोशिका में भी प्रारंभ में ही एक ही केंद्रक होता है, किंतु यह केंद्रक बाद में असूत्रण द्वारा कई बार विभाजित होकर अनेक केंद्रकों को जन्म देता है। यह चित्र बी में दिखाया गया है। कोशिका के केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका होती है जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य दो क्षेत्रों में विभेदित होता है, एक बाह्य द्रव्य और एक है अंतर्द्रव्य। अंतर्द्रव्य क्षेत्र में उपस्थित जीव द्रव्य निरंतर ऊपर तथा नीचे प्रवाहित होता रहता है। संभवतः आंतरजीव द्रव्य का प्रवाह कोशिका भित्ति में स्थित प्रोटीन तंतुओं के निरंतर सिकुड़ने तथा फैलने के फलस्वरूप होता है। बाह्य द्रव्य में कई गोल, बिंबाकार या डिस्कॉइड या अंडाकार हरित लवक उपस्थित होते हैं। पायरिनॉइड अनुपस्थित होते हैं। अभिवृद्धि। थैलस की मुख्य अक्ष तथा पार्श्व शाखाएं गुंबदाकार शीर्षस्थ कोशिका की क्रियाविधि द्वारा वृद्धि करती है। यह इस चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो शीर्ष भाग पर स्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। यह मुख्य अक्ष तथा पार्श्वीय अक्षों को बनाती है। शीर्षस्थ कोशिका में बनने वाली संतति कोशिकाएं एक अनुदैर्ध्य श्रृंखला में पाई जाती हैं। श्रृंखला की ऊपरी उभयवतल बाइकॉन्केव कोशिका पर्व संधियें कोशिका तथा निचली उभयोतल बाइकॉन्वेक्स कोशिका पर्व बनाने वाली होती हैं। उभयावतल पर्व संधि कोशिका के विभाजन के कारण निचले भाग में परिधीय कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं मध्य कोशिका को घेरे रहती है। परिधीय कोशिकाएं सीमित वृद्धि के पार्श्वों की आरंभिकाएं का इनिशियल्स का कार्य करती है। पर्व संधि की परिधीय कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले पार्श्वों में भी एक दूसरे से एकांतर करती हुई पर्व संधीय तथा पर्वीय कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं।
उभयोतल पार्श्वीय कोशिका विभाजित नहीं होती, परंतु केवल निचले भाग में कई गुनी लंबी हो जाती हैं।